और कंटिन्यू करते हैं। इन 3 कृत्रिम स्रोतों के बाद हम ये देखते हैं कि आखिर हम इन स्रोतों पर रिलाय क्यों नहीं कर सकते। भाई आपके एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर के पास एक पार्क है। मैं आपसे पूछती हूँ भाई हाँ किसके घर के पास पार्क है, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया कि मेरे घर के पास पार्क है। तो मैं उससे कह रही हूँ कि अच्छा भाई मुझे बताना उस पार्क में क्या क्या है, कल तुम देख के आना। बहुत सिंपल है, वो गया पार्क में, उसने देखा कि कुछ बेंचेस हैं, ग्रीनरी है वहाँ पर, कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एक प्याऊ भी लगी हुई है, 2 गेट हैं उसके, और अल्टीमेटली उसने नेक्स्ट डे आकर के मुझे बता दिया कि मैम वहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। बहुत आसान, और एग्जैक्ट उसने जो चीज़ें बताई उसके आधार पे मेरे अंदर भी पिक्चर क्लियर हो गई कि इसके घर के पास वाला पार्क ऐसा होना चाहिए। अब मैं ये कह रही हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो जाओ जाके देख लो। बहुत सिंपल कि क्या करें, जाएं हम पृथ्वी के अंदर, तब में जाएं देख लें। यानी हम क्या करें कि पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोदें, रॉक सैंपल्स निकालें और उन सैंपल्स को हम देख लें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो फिर हमें इन सारे अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और इतनी सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने की भी जरूरत कहाँ है। तो आप अपने इनसेट में देख रहे हैं कि एक आपको एक ड्रिलिंग मशीन दिखाई गई है। ये महासागर के ऊपर स्थित एक शिप के ऊपर एक ड्रिलिंग मशीन है, और इस ड्रिलिंग मशीन ने वहां महासागरीय तली के अंदर छेद किया, और जितनी गहराई तक ये छेद कर सकती थी वहां तक के छेद करने के बाद इसने रॉक सैंपल लिया, और उस रॉक सैंपल के आधार पर इसने चट्टानों के बारे में वर्णन किया। लेकिन सिर्फ इसी के ऊपर हम रिलाय क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब ये रॉक सैंपल ले लिया इसने और उसके आधार पर हमें पता चल गया, तो फिर आगे की बात कहाँ है। तो आप गौर से देखें कि पृथ्वी का जो व्यास है, व्यास मतलब शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर यहां से हम जाना शुरू करें इस सतह से और पूरा नीचे तक निकल जाए, ठीक इसकी दूसरी सतह पर, तो इसे हम कहते हैं पृथ्वी का व्यास, और इसके केंद्र तक होती है त्रिज्या। ये जो पृथ्वी का व्यास है, ये पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। तो और हमने जो गड्ढा किया वो किया सिर्फ 9.6 किलोमीटर तक। क्या जाना हमने? कुछ भी नहीं। भाई जब हम तरबूज लेने के लिए जाते हैं और तरबूज वाले से पूछते हैं कि बताओ भाई मीठा है या नहीं है, तो तरबूज वाला क्या कहता है? हाँ आप देख लो ऊपर से बिल्कुल हरा रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि नहीं भाई थोड़ा काट के दिखा। तो वो सिर्फ ऊपर की पतली सी लेयर काट के हमें दिखा दे जो ग्रीन लेयर है, तो उससे पता चल जाएगा कि वो हरा है, अंदर से मीठा है या नहीं है। वो क्या करता है, वो उसके सेंटर तक एक कट लगा करके हमें पकड़ाता है और हम देखते हैं कि हाँ हरा है। यानी सिर्फ ऊपरी सतह से सैंपल लेने पर हमें ये कतई पता नहीं चल सकता कि वो चीज अंदर तक कैसी है। और जबकि इन सब चीजों से हमें पता चल गया कि वेरिएशंस हैं, हम श्योरिटी नहीं रख पा रहे हैं कि वो कैसी है, तब तो हमारे लिए और भी ये जानना जरूरी है कि हम डायरेक्टली पता कराएं, हम देखें कि वो अंदर तक कैसी है। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज क्लियर हो गई आपके कि हम डायरेक्ट सैंपल्स क्यों नहीं ले सकते अब हम, क्योंकि हम सिर्फ 9.6 किलोमीटर तक पहुंचते हैं, जो नेग्लिजिबल है, जो सतह का भी ऊपरी भाग है। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ और थ्योरीज पर जाना होगा, कुछ और सिद्धांतों पे जाना होगा, कुछ और चीजों पर जाना होगा, जिससे हमें यह पता चले कि पृथ्वी आखिर अंदर से कैसी है। तो कुछ और स्रोत जिसमें हम लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत, जो आप पढ़ चुके हैं, पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ, इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत थे वो सब आप पढ़ चुके हैं। तो उससे संबंधित जो स्रोत है वो हम ले रहे हैं, और वो स्रोत में 3 मोटे मोटे तौर पे मैं सोर्सेज ले रही हूँ, 3 मोटी मोटी थ्योरीज ले लेती हूँ, क्योंकि सारी थ्योरीज बाकी सारी आपने डिटेल में पढ़ ली हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि पहली और सबसे इनिशियल जो थ्योरी चली थी वो चली थी नेबुलर हाइपोथेसिस, जो निहारिका परिकल्पना लाप्लास की थी। उससे पहले हालांकि कांट और उससे पहले बहुत सारी आ गई थी, लेकिन जो बेसिक चीज़ थी वो यहाँ से शुरू हुई थी कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जिसने ये कहा था कि शुरुआत में पृथ्वी जो एक थी वो आग का गोला थी, एक सूर्य था और उसके बाद में अलग अलग रिंग्स निकली, उस आग एक निहारिका बनी और निहारिका के बाद में वो रिंग्स बनती गई और उसके बाद में ग्रह बन गए, और जमने की वजह से वो जो एक गैसीय अवस्था थी वो जमने की वजह से पृथ्वी बनी या अन्य ग्रह बने। अगर इस चीज को हम सही माने तो पृथ्वी कैसी हुई? पृथ्वी हुई बिल्कुल हमारी टेनिस की एक बॉल की तरह। टेनिस बॉल जैसी क्यों? क्योंकि इसका ऊपरी भाग जो है वो
जम करके ठोस हो गया, लेकिन अंदर अभी भी गैस भरी हुई है, जैसे टेनिस की बॉल अंदर से खोखली है जिसमें गैसेस होती है। ठीक है, ठीक है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस या लाप्लास की निहारिका परिकल्पना हमें बता रही है कि पृथ्वी अंदर से गैसीय अवस्था में है। ठीक, दूसरी थ्योरी पर आते हैं हम, ओटो श्मिड की ग्रहाणु परिकल्पना। और ओटो श्मिड की ग्रहाणु परिकल्पना जो था उसमें यह था कि एक तारे के अंदर से विस्फोट होने के बाद में छोटे छोटे ग्रहाणु बन गए, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स थे। जो बड़ा पार्टिकल था उसने आसपास के सॉलिड पार्टिकल्स को अपने इकट्ठा कर लिया और इस तरह से धीरे धीरे वो ग्रहाणु बड़े होते गए और ग्रहों का निर्माण हो गया। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से ही वो क्या है, सॉलिड, ठोस है, कॉर्क बॉल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरी थ्योरी हमें कह रही है कि वो कॉर्क बॉल है, क्रिकेट की जो कॉर्क बॉल होती है, जो अंदर तक वैसे ही पार्टिकल से बनी हुई है जैसे वो ऊपर से है, ठोस की ठोस। ये दो चीजें, दो थ्योरी ली, लेकिन दोनों अलग अलग रिजल्ट दे रही है। कोई बात नहीं, तीसरे से राय ले लेते हैं। तीसरी थ्योरी थी हमारी जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। और ये परिकल्पना जो थी वो ये कह रही थी कि सूर्य के पास से एक तारा निकला और तारे की वजह से बहुत तेजी से वहां से एक पदार्थ जो था वो बल्जिंग आउट हुआ, मतलब उसमें से एक ज्वारनुमा संरचना निकली। और ज्वार हमेशा तरल पे निकलता है, तो ज्वारनुमा संरचना जो निकली उसके टुकड़े हुए और 9 टुकड़े होने की वजह से 9 ग्रह बन गए। यानी वो कह रहा है कि पृथ्वी अंदर से अभी भी तरल है, क्योंकि ऊपरी भाग तो उसका जम गया। तो आप देखें कि वो कैसा है, पानी का एक गुब्बारा, भाई अंदर पूरा लिक्विड और ऊपर की तरफ से उसकी सतह बनी हुई है। 3 परिकल्पनाएं, 3 अलग अलग रिजल्ट। एक बार फिर हम उस तिराहे पर खड़े हैं कि आखिर पृथ्वी अपने भीतर से है कैसी। ना ताप बता सका, ना दाब बता सका, ना घनत्व बता सका, और ना ही ये 3 अलग अलग परिकल्पना इस चीज को स्पष्ट कर सकी, क्योंकि ये सारी ही चीजें अलग अलग चीजें बता रही है, कोई भी एक स्पष्ट तौर पर उस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे उन स्रोतों के ऊपर जिसके ऊपर हम अब तक सबसे ज्यादा रिलाय कर पाए हैं, और वो स्रोत है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें हम 2 चीजों को शामिल करते हैं। पहला है ज्वालामुखी और दूसरा है भूकंप। ज्वालामुखी शब्द आपने सुना है, बहुत छोटे थे तब से आप अपनी छोटी बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी में वास्तव में हम वो सारी संपूर्ण प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं जिसमें वो नीचे से मैग्मा जो है वो निकल के और बाहर फूट करके लावा के रूप में हमारे सामने आता है। तो हमें पता कैसे चलता है कि ज्वालामुखी की वजह से जो पदार्थ बाहर निकल रहे हैं हम उससे पता लगाते हैं कि वो पदार्थ अगर अंदर से निकल के बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब अंदर वो सारे पदार्थ मौजूद है। तो ज्वालामुखी पे अगर हम गौर करें तो हम देखेंगे, इस पिक्चर में आप देखें कि आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। जो ब्लैक फॉर्म के अंदर है पार्टिकल है, वो सॉलिड पार्टिकल है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि धुआं निकल रहा है, और इससे नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मैग्मा फ्लो हो रहा है, जिसको हम ऊपर आ गया तो उसको हम लावा कह रहे हैं कि लावा फ्लो हो रहा है। यानी सॉलिड, गैस, लिक्विड, तीनों अवस्थाओं के अंदर पृथ्वी के भीतर पदार्थ मौजूद है। यहां तक हम क्लियर नहीं कर पाए, तो हम क्या करें, एक आखिरी स्रोत जो हमारे पास बच जाता है उसी पर हम अपने आप को पूरा कंसिडर करते हैं, और हम देखते हैं कि अल्टीमेटली इससे क्या रिजल्ट